बेकाबू कोरोना संभल कर रहना। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में से जो डराने वाली तस्वीर आई है, 24 घंटे में 1,84,000 के लगभग नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,025 लोगों की मौत हुई है। मौतों का यह आंकड़ा इस साल का सबसे अधिक है। पिछले साल 5 अक्टूबर को इतनी मौतें हुई थी। देश में सक्रिय मरीज 13 लाख पार कर चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार, यूपी में अब तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 8,998 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़ा है। भोपाल में स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। यहां अस्पताल फुल हो चुके हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है स्थिति को संभालने की। संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन देने की नई गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आज की बात में आज हम बात करेंगे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह से कि आखिर बढ़ते कोरोना के बीच लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उन्हें कहीं कोरोना तो नहीं। इसके साथ ही तमाम सवाल इस बीमारी को लेकर लोगों के जो जहन में हैं, साथ ही एम्स भोपाल कितना तैयार है इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए, तमाम सवाल उनके जवाब हम लेंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों के सामने जो चिंता और चुनौती है वो दोनों साफ देखी जा रही है और यही कारण है कि तमाम तरह के उपाय इसको लेकर किए जा रहे हैं और लगातार ऐसी चीजें लोगों के जहन में है, लोगों के मन में है कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचा जाए। जो लगातार स्थिति पैनिक हो रही है, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डर उन्हें सता रहा है कि आखिर वो कहीं संक्रमित ना हो जाएं। हालांकि तमाम तरह की गाइडलाइन इसको लेकर जारी की गई हैं और उसी गाइडलाइन के अनुसार लोगों को ये लगातार अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि वो उस हिसाब से अपने आप को ढालें, क्योंकि जो संकट है निश्चित तौर पर बड़ा है। लगातार जो तस्वीरें हैं अब डराने वाली हैं। 24 घंटे में पूरे देश में 1,85,000 से ज्यादा जो संक्रमित मरीज है वो मिले हैं। सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह जी। स्वागत करता हूं सरमन जी आपका। सर, मेरा सवाल यही कि लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या इसको लेकर कि कोई नया वेरिएंट है और आखिर जो तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, ये मैन मेड कहानी है, सारी इंसानों ने किया है और इंसान ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। जी सर, मैं इतना ही कह सकता हूं, बिकॉज लापरवाही जो लोगों ने की है उसका फल भुगत रहे हैं वो लोग। एंड अभी कुंभ के बाद और खराब फल निकलने वाला है। जिस तरह से हमारी रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से धार्मिक स्थलों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उससे और दुर्दशा इस देश की होने वाली है। लेकिन कोई समझ नहीं रहा, लोग भी नहीं समझ रहे, सरकारें भी नहीं समझ रही। तो ये रेस्पॉन्सिबल खुद हम अपने इस जो हो रहा है उसके लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं। सर, म्यूटेशन की बात हो रही है, वेरिएंट्स की बात हो रही है, क्या इसकी हकीकत आखिर क्या है? जो नया वेरिएंट कोई है या म्यूटेशन के वजह से और पावर में ये कोरोना आया है? देखिए, कोरोना की वेरिएंट हैं, वेरिएंट से, लेकिन अगर हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और मास्क लगा के रखेंगे, तो चाहे 100 and 1000 वेरिएंट्स आ जाएं, कोरोना नहीं फैलेगा। जी, वेरिएंट का डिजीज फैलने से कोई संबंध नहीं है। जी, वेरिएंट का संबंध होता है उसकी सीवियरिटी से, उसके डेथ कितनों में करता है, किस एज ग्रुप को इन्फेक्ट करता है। ये हो सकता है कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो यंग एज को इन्फेक्ट कर रहे हैं या जल्दी इन्फेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मास्क लगा के रखेंगे और हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हाथों को साफ करते रहेंगे और बाकी जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको करते रहेंगे, तो कोई भी वेरिएंट हमको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन
जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो या दूसरे तरह की हो या बाजारों में हो, तो हमें लगता है कि ये मैन मेड कहानी है सारी, और लोग खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और हमको तो बड़ा दुख हो रहा है बताने में कि अभी सिचुएशन और इससे भी ज्यादा दुखद होने वाली है। सर, जिस तरह से लगातार एक बार फिर ये दिख रहा है कि जो संक्रमण बढ़ा है, कि लॉकडाउन की तरफ कहीं ना कहीं देश बढ़ रहा है, जो फिलहाल व्यवस्थाएं की गई, नाइट कर्फ्यू या जितना भी दिन का लॉकडाउन अलग अलग शहरों में किया गया है, इससे क्या चैन को तोड़ने में मदद मिलेगी या क्या कुछ इसको संक्रमण में रोकने के लिए ये जो तरीका अपनाया जा रहा है? जी, जिन जिन सरकारों ने किया है डेफिनेटली ये अप्रिसिएबल है, बिकॉज लोग अपने आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सरकारों को ये काम करना पड़ रहा है। और डेफिनेटली जहां जहां लॉकडाउन लगा है या 144 लगी है, तो डेफिनेटली उससे सुविधा होगी। लेकिन असली चीज ये है कि जब तक इंसान खुद नहीं समझेगा कि ये मौत हमारे सामने खड़ी है और उसके आगे आप खड़े हो जाएंगे, तो मौत तो फिर आपको लेगी। सर, हम इस बात से कितना संतुष्ट हो सकते हैं कि अगर हम पिछले वेव की बात करें तो तकरीबन जब आंकड़ा तकरीबन 93,000 या 94,000 पहुंचा था, तो डेथ का आंकड़ा तकरीबन 1400 के आसपास था। अब लगभग 1,85,000 के आसपास पूरे देश में कोरोना संक्रमित हैं और डेथ का जो आंकड़ा है वो 1025 के लगभग 1,000 के आसपास है। तो क्या जो इस बार का वायरस है पिछले वायरस से कहीं ना कहीं कुछ कमजोर है या इससे उतना खतरा नहीं है जितना पिछले वायरस से था? देखिए, यही कुछ लोगों में भ्रम हो गया है, ये मैं कहूंगा भ्रम है जी। ये जितनी भी जो डेथ का रिजल्ट आएगा, जो नंबर आ रहा है जी, नंबर का जो होगा उसका जो डेथ का रिजल्ट आएगा वो 10 दिन के बाद आएगा जी। तो आप 1,85,000 की बात कर रहे हैं जी, इसमें से जो डेथ अगर होंगी वो लगभग 25-26 अप्रैल के अराउंड इसका रिजल्ट आएगा जी। तो जो अभी आज की डेट में जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 लाख में से आ रहा है जी। तो 1% का रेट पहले भी था लगभग रफली, और 1% का अभी भी है जी। और इससे ना कम हुआ है, रफली ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। तो ये अभी मान लेना कि 10,000 या 1,000 या 1 लाख या जो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो 1,85,000 का जो डाटा है वो आज की डेट में उसका रेफरेंस हम 10 दिन के बाद ही दे पाएंगे, बिकॉज यूजुअली जो कंडीशन खराब होती है मरीजों की वो 8-10 दिन लग जाते हैं उनकी अनफॉर्चुनेट आउटकम आने में, और अगर ठीक भी होते तो भी लगभग 8-10 दिन लगते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेट ठीक नहीं हो पाते हैं तो उसमें भी 8-10 दिन लगते हैं। तो ये जो 10 दिन पहले का डाटा था उसके रिजल्ट आज जो 1,550 जो आ रहे हैं वो जब 1,00,000 या 93,000 थे, ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ज्यादा ही है, कम तो नहीं है डेफिनेटली जी। सर, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा है, किसी को पहली डोज लगी है, किसी को दोनों डोज लग गई हैं। अगर वैक्सीनेशन किसी का हो गया है तो वो अपने आप को कितना सुरक्षित मान सकता है? वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए ये जरूर कह सकता हूं मैं कि एक सांत्वना वाली बात ये हो सकती है कि उनमें डेथ कंपैरेटिवली कम होगी जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनमें दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं और जिनमें एंटीबॉडी बन चुकी हैं, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्शन बराबर दे सकते हैं क्योंकि उनमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं है। वैक्सीन इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करती है, लेकिन डेथ से शायद कुछ प्रोटेक्ट करती है। तो डेथ डेफिनेटली उनमें कम होगी, लेकिन उनमें इन्फेक्शन उतना ही होगा जितना कि बिना वैक्सीनेटेड आदमियों में जितना होगा। तो उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, वो दूसरे को इन्फेक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि उनमें सीवियर इन्फेक्शन शायद ना हो और उनमें डेथ भी कंपैरेटिवली कम हो। सर, दूसरी तरफ अगर हम एमपी की बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, सैचुरेशन को लेकर कि तकरीबन 90 से कम हो तो ही ऑक्सीजन। एम्स भोपाल में इस तरह की भी गाइडलाइन होगी क्या, कुछ ऑक्सीजन को लेकर नई गाइडलाइन में? देखिए, गाइडलाइन तो वही है जो स्टेट गवर्नमेंट ने की है, वो भी दिल्ली से ही, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ही, और एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो निकाल के वही एडवाइस करती हैं और वही गाइडलाइन वहां से आती हैं, वो सारे स्टेट में आती हैं और वही हम भी फॉलो कर रहे हैं सारे एम्स, बिकॉज हम लोगों के एम्स का ग्रुप ही है जो एडवाइस देता है तो और वही उसी के बेसिस पे सारे देश में गाइडलाइन बनती हैं। तो गाइडलाइन जो है बिल्कुल सही है, 90 के नीचे ही, 90 से ऊपर, 92 के ऊपर डेफिनेटली वो घर में रह सकते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि बहुत सारे जब सडनली उनकी प्रॉब्लम होने लग जाती है तो फिर बेड नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत क्लैरिटी नहीं है अभी कि यंग लोगों में डेफिनेटली अगर 92 या 94 से ऊपर है तो घर में ही रहें,
92 एंड 94 का एक ग्रे एरिया होता है, बट डेफिनेटली 92 से अगर नीचे ऑक्सीजन का लेवल आ गया तो हॉस्पिटल में आना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट है कि अपना जो बेड्स की जितनी भी दिक्कत हो रही है, तो बहुत सारे लोग एकदम कोविड पॉजिटिव होते ही हॉस्पिटल में डिमांड करने लगते हैं। तो बिकॉज अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी सुविधाएं या इतने आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स नहीं है जो कि हर इंसान को, जिनके 94 से ऊपर भी सैचुरेशन है, उनको भी सबको एडमिट किया जाए, और जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि 92 से कम हो तो डेफिनेटली उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आना चाहिए और हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि बाकी पैरामीटर उनके ठीक हैं तो घर पे वापस भेज दिया जाए, लेकिन यूजुअली 90% से कम अगर आ गई है ऑक्सीजन सैचुरेशन तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सर, दूसरा इशू उसमें ये भी है कि ऑक्सीजन की कमी सब जगह हो रही है, चाहे कोई भी स्टेट हो। कल का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, इवन जो महाराष्ट्र जहां ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बनती है वहां भी ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन भी एक बहुत बड़ा इशू है। जी सर, दूसरी तरफ रेमडेसिविर को लेकर काफी चर्चा आ रही, क्या बहुत मस्ट है कोरोना में? ये भी कहा जाता है कि इसके दूसरे विकल्प भी हैं। जी, ये थोड़ा मैं कहूंगा कि रेमडेसिविर के विषय में हाइप ज्यादा है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना रेमडेसिविर के लोग ठीक नहीं हो सकते या केवल एंड केवल यही इलाज है, ऐसा नहीं है। और जो लोग जिनको रेमडेसिविर किसी कारण से नहीं मिल पा रही है तो उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, ना उनको ऐसा लगना चाहिए कि रेमडेसिविर नहीं है तो हमारा मरीज बचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं, दूसरी दवाइयां हैं, पर्टिकुलरली जब साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, वो हमने देखा है कि कंपैरेटिवली जो जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनमें यूजुअली साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसको कहते हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, वो नहीं हो रहा, तो उनमें यूजुअली रेमडेसिविर का कोई ज्यादा रोल नहीं है। और जिनमें डेफिनेटली ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसमें 90 से कम आ रही है ऑक्सीजन, तो उस स्टेज पे रेमडेसिविर डेफिनेटली कुछ फायदा करती है, बिकॉज ये वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेमडेसिविर नहीं है तो मरीज ठीक नहीं होगा, या रेमडेसिविर लग गई है तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स भी उसमें अपना रोल निभाते हैं। मरीज की जिसमें एज है, उसको क्या वैक्सीन पहले लगी है कि नहीं लगी है, उसका न्यूट्रिशनल चीजें किस तरह से हैं, बाकी पैरामीटर जिसमें डी डाइमर है, सीआरपी है, या जो दूसरी सेल काउंट्स कितनी है, तो बहुत सारे पैरामीटर उसके ऊपर उससे ये एक्चुअली आउटकम जो मरीज की होती है वो डिपेंड करती है उसके ऊपर। जी सर, एम्स भोपाल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति अभी एम्स भोपाल की? दूसरी तरफ जिस तरह से ये भी फैसला लिया गया जिसकी बात की जा रही कि क्या 19 अप्रैल से नॉन कोविड मरीजों की जो ओपीडी है वो एम्स भोपाल में बंद हो जाएगी, साथ ही ऑपरेशन भी नहीं होंगे। इसमें किस तरह का फैसला लिया है सर एम्स भोपाल ने? जी, ये एम्स भोपाल ने लिया है और ये डिमांड थी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड हमारे ऑनरेबल स्वास्थ्य मंत्री जी का वार्ता हुई और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एम्स भोपाल को कोविड हॉस्पिटल, कोविड फैसिलिटी बना रहे हैं। और नेचुरली हमको कल ये हमें आदेश मिला भारत सरकार से कि हम इसको कोविड फैसिलिटी बना दें, तो हमने ये सारा सेटअप कर रहे हैं आज। सारी हमारी टीम टास्क फोर्स लगी हुई है एंड बिकॉज हमने 2 दिन का टाइम ले लिया है कि इमीडिएटली बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी टाइम दे दिया है हमने, और जो अपॉइंटमेंट जिनका फिक्स है, तो इसलिए हमने 2-3 दिन का टाइम लिया है। और इसको सुविधाजनक बनाने के लिए 19 अप्रैल से मंडे से हम कोई भी नया मरीज ओपीडी में नहीं लेंगे, ओपीडी हमारे सारे बंद हो जाएंगे। सर, आखिर में लोग कैसे, जो संक्रमित नहीं हैं, वो कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं, किस तरह से वो एहतियात रखें, और अगर किसी तरह के प्रारंभिक स्तर पर कोई सिम्टम आते हैं तो कैसे ऑब्जर्व करें वो? देखिए, सबसे पहले मैं दोबारा रिएटरेट करूंगा उसी में, अगर किसी भी धर्म को आप बिलोंग करते हो और आपके कोई भी एफिलिएशन हो, हर भगवान आपको ये कहता है, कोई भगवान आपको कोरोना से नहीं बचा पाएगा। तो आप जो भी पूजा करें या जो भी नमाज अदा करें या जो भी गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हो या जो भी करते हो, आप चर्च में जाने का आपका हो,
प्लीज घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। किसी धार्मिक स्थान पे मत जाइए, और कुंभ में जो प्लान बना चुके हैं या जो वहां से लौट के आ रहे हैं उनसे अपने आप को दूर रखिए, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। जो वहां से लौट के आएंगे वो पूरी तरह से कोरोना जहां जहां जाएंगे वहां फैला सकते हैं। तो उसी तरह से जो हमारी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, उन लोगों से भी अगर कोई लौट के आ रहे हैं राजनीतिक रैली से, तो उनसे अपने आप को दूर रखें, अपने घरों में अपने आप को आइसोलेट रखें। इस समय भाईचारा ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, यही आपका बचाव है। बाकी डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर आप इतना जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल देंगे, कई बार डॉक्टर्स भी इंसान हैं और उनको भी कभी गुस्सा भी आता है, और लेकिन धर्मी होता है। गुस्सा उनको इसलिए आता है कि ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के आए और हमको कह रहे हैं कि अब ठीक कर दो। तो ये भी एक भावना आती है कहीं ना कहीं अपने डॉक्टरों के ऊपर, जिस तरह से पब्लिक उनके ऊपर आरोप लगाती है, प्रत्यारोप लगते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हम सबको ये कहेंगे कि कोरोना हो ही ना आपको, तो जिससे डॉक्टर्स की या हॉस्पिटल की आपको जरूरत ना पड़े। और हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। और जहां तक आपका सवाल था कि क्या लक्षण जो हो सकते हैं, तो लक्षण इस बार जो देखने में मिल रहे हैं, जो पिछली बार जो 2020 में जो थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे पिछली बार हम देख रहे थे सूखी खांसी, जुकाम टाइप का, या जो खांसी और बुखार हो, इस बार हम देख रहे हैं कि बॉडी एक वगैरह हो रहा है, सिर में दर्द केवल हो रहा है, या बॉडी में दर्द हुआ केवल और कुछ नहीं हुआ, या किसी को लूज मोशन, दस्त चल गए, या किसी को खून की वॉमिटिंग तक हो रही है, या किसी को जस्ट यूटीआई टाइप का हो रहा है, या किसी को पेट में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम अगर आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया, उल्टा सीधा नहीं खाया है, घर में ही रह रहे हैं और आपको लगता है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और कुछ भी आपको डेवलप हो रहा है, चाहे वो फीवर हो, चाहे बॉडी एक अनयूजुअल हो रहा हो, सिर में दर्द सडनली हो गया हो, अगर आप हाइपरटेंशन नहीं, नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और सडनली आप कुछ भी लक्षण आप अपने आप में नोट करते हैं, तो ये कोरोना हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरमन सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एम्स भोपाल के डॉक्टर सरमन सिंह जिस तरह से कोरोना को लेकर बता रहे थे कि लोग कैसे अवेयर रहे, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां एम्स को लेकर हैं, और उद्देश्य यही है कि लोग इस समय जागरूक हों, अवेयर हों, क्योंकि संकट बड़ा है और इस संकट को सब मिल बांटकर ही इससे हम निजात पा सकते हैं। हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।